हेलो, नमस्कार बच्चों। आज के अपन डिस्कस करेंगे डीआरटी की वैकेंसी यानी कि रेडियोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन जो ठीक है, मैंने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें एक वैकेंसी आ रखी है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है बच्चों। ठीक है, डीआरटी जो है, मैंने कहा डीआरटी की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी आ रखी है हरियाणा में। और कौन करा रहा है? मैंने कहा HSSC ये हैंडल कराता है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, अगर इसकी बात करें, इस वैकेंसी के बारे में काफी सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखना बच्चों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा डेट ऑफ पब्लिकेशंस, ये जो वैकेंसी आई है साइट पे, मैंने कहा कि 6/2/2026 को आई है। ठीक है, मैंने कहा कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 से स्टार्ट है। 9 फरवरी 2026 से स्टार्ट है बच्चों, 23 फरवरी 2026 तक। ठीक है, मैंने कहा 9 से स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, 9 से स्टार्ट है, 9 फरवरी से स्टार्ट है। कब तक है? 23 फरवरी। ठीक है, 9 से 23 फरवरी तक आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन फिल कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैंने कहा कि इसमें देखिएगा फीस डिटेल दे रखी है कि क्या फीस इसमें होती है। इसमें दे रखा है नो फीस इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर द अप्लाई अगेंस्ट एनी पोस्ट, यानी किसी भी पोस्ट के लिए उसको कोई भी पेबल फीस नहीं देनी होती है। ये फॉर्म, ठीक है, इसके लिए कोई फीस, कोई चार्जेबल कोई फॉर्म नहीं है ये एप्लीकेशंस के लिए। फिर बात करते हैं कि इसमें जो भी कैटेगरीज आती है, ईडब्ल्यूएस है, बीसीएस, बीसीबी है, बीसीए है, ठीक है, जो भी कैटेगरी आती है उसका जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ठीक है, वो इश्यू होना चाहिए भाई 1 अप्रैल 2025 के बाद से लेकर के जो क्लोजिंग डेट है वहां तक। क्लोजिंग डेट का मतलब है कि भाई साहब 23 फरवरी, तो 1 अप्रैल 2025 से 23 फरवरी जो क्लोजिंग डेट है, उस ड्यूरेशंस में आपका ये सर्टिफिकेट्स बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं उसके बाद में एक चीज अपन देखते हैं कि इसका डेट कब होगा, एग्जाम्स कब लगेंगे, इसके वो सारी चीजें ठीक है इस साइट पर दे दी जाएगी, इस साइट पर प्रिस्क्राइब्ड करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर देखते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशंस दे रखा है इसमें, एडमिट कार्ड इश्यू होने का जो डेट होता है, ठीक है, वो अलग से आपको ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या चीज है, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या चीज है, मैंने देखते देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है 04/2026, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, तो मैंने कहा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन द सीईटी। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम्स होता है, उस तरह से ही ऐसे ही जो एग्जाम्स कराने हैं, जैसे कि मैंने कोई वैकेंसी है उसके लिए सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वहां पर, जो हरियाणा होते हैं, हरियाणा में एक सीईटी का एग्जाम्स होता है। वो सीईटी का एग्जाम्स हो चुका भाई। ठीक है, सीईटी का एग्जाम्स हो चुका, वो सीईटी में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है ना, वही इसमें एप्लीकेबल होंगे, उनकी ही फीस नहीं लगेगी। यानी कि इसको फिल करने के लिए पहले सीईटी जो हरियाणा में हो चुका है उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी होता है, उसमें क्वालिफाई है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि वो ही क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन द सीईटी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो सीईटी में क्वालिफाई है केवल वो ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीईटी का जो एग्जाम्स लगा था ना बच्चों, मैं आपको बताऊं सीईटी में जो एग्जाम्स लगा था उसमें 50% एलिजिबिलिटी चाहिए भाई सब जनरल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरीज की तो उसके लिए 40% नंबर लाने होते हैं। अदर कैटेगरीज जो होती है, ठीक है, अदर कैटेगरी जो होती है उसके लिए 40% नंबर लाने होते हैं। तो ये सीईटी का पेपर्स पहले हो चुका, जो इसमें क्वालिफाई है केवल वो ही इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखिएगा फिर मैंने कहा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शंस के, सिलेक्शंस का क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें। ठीक है, आपकी एक ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चों, किसकी पोस्ट है?
मैंने कहा ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें रेडियोग्राफर की पोस्टेज है। फिर बात करते हैं कि इसमें, ठीक है, इसमें पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसमें ये पेपर जो होता है, अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो बच्चों इसमें देखना, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर का? मैंने कहा 100 नंबर का पेपर होगा भाई, ठीक है। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। फिर इसमें कहा कि टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो कितने एग्जामिनेशंस में, 1 घंटा और 45 मिनट का ये एग्जाम होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि टाइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 घंटा और 45 मिनट का मतलब यह होता है, ठीक है, 60 और 45 कितने होंगे? मैंने कहा कि 105 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा आपको। मैंने कहा कि इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें टाइम कितना मिलेगा? मैंने कहा 105 नंबर, ठीक है, 105 मिनट का इसमें टाइम मिलता है बच्चों, ठीक है। 105 मिनट का मतलब ये है कि ये जो पेपर होता है, ठीक है, ये पेपर होता है, वो एग्जाम जो इसका होता है वो होता है जो रिटन एग्जाम्स होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ओएमआर जो सीट आती है, ओएमआर बेस्ड होता है ये एग्जाम। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी भी फिल करनी होती है, तो उसमें लगभग 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए कहा गया कि लगभग 100 मिनट में का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस करने के लिए, जो 100 नंबर का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वैसे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करा गया है भाई। जनरल के लिए वही सीएटी का जो क्राइटेरिया था, वो इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स कराया गया है कि भाई साहब जनरल कैटेगरी को 50% तो लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए। अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उसके लिए मैंने कहा कि 40% है, 40% आपको लाने पड़ेंगे, मतलब 100 में से 40 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% और अन्य रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए मैंने कहा कि इसमें 50% आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करा गया है, जैसा सीईटी में करा गया था ऐसा ही इसमें करा गया है। चलिए फिर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है? इसमें कहा गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। मैंने कहा ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्वेश्चन पेपर शेल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा भाई पेपर, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर रहने वाला है। उसके अलावा मैंने कहा कि इसमें क्या क्या है, मैंने कहा कि भाई साहब ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड है। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड का मतलब यह है कि इसमें कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, पहली बात तो ये है भाई, ठीक है। फिर है कि फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस। कितने ऑप्शन होंगे भाई? 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे, 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, ठीक है। फिर कहा गया है इसमें, ठीक है, कि मैंने कहा कि 4 ऑप्शंस, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आफ्टर हैविंग द सेलेक्टेड her preferred options, every candidate shall need to be fill the corresponding circles in the OMR sheet, ठीक है। There shall be no negative marking for the wrong options have been filled। यानी कि मैंने कहा कि अगर इसमें कोई रॉन्ग ऑप्शंस भर देते हो, मैंने कहा कि इसमें फर्स्ट आंसर है, लेकिन मैंने क्या चूज कर दिया भाई? इसमें मैंने कहा कि मैंने सेकंड चूज किया है। देखना, मैंने क्या चूज कर दिया? सेकंड चूज कर दिया, गलत आंसर चूज किया है, ठीक है। तो मेरा नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव नहीं होगा भाई, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज कही गई है इसमें, ठीक है। इन केस ए कैंडिडेट्स डज नॉट विश टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चंस, या अगर वो उसकी इच्छा नहीं है कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो ही या सी विल नीड टू फिल द 5th सर्कल्स। भाई साहब इसमें 4 ऑप्शन नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि इसमें कितने ऑप्शन होंगे? 5वां ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? अगर कोई किसी इंसान को या कोई भी कैंडिडेट्स है उसको, अगर मैंने कहा कि अगर इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है तो ठीक है, उसको 5th ऑप्शन पर टिक करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट्स
फिफ्थ ऑप्शन टिक नहीं करता है तो देखना क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया कि फेलियर टू डू सो सेल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ द 1 मार्क्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, फॉर एवरी अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1। अगर आप ऐसे छोड़ देते हो, ठीक है, आपने रॉन्ग क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि आप इसको कुछ नहीं करते हो, ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन में है कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस, अगर आप इस पर भी क्लिक नहीं करोगे, अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक नहीं करोगे तो आपके क्या होता है, इस ऑप्शंस को आप फिल नहीं करते हैं ओएमआर में, तो आपके क्या होगा, इस ऑप्शंस को फिल नहीं करते हैं तो आपके -1 नेगेटिव मार्किंग होगी भाई। यानी कि ये पेपर ऐसा है कि भाई साहब अगर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं, यानी कि 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी छूट गए ना, 90 किए 10 छूट गए, तो भाई साहब 10 नेगेटिव मार्किंग होंगे। इसका मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। आपको अगर कोई नहीं आ रहा है, छोड़ना है, तो आप फिफ्थ ऑप्शन का गोला भरोगे। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका कोई ऑप्शन गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया, आपने फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं भरा है, ठीक है, तो उस केस में आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होगी भाई। ठीक है, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है भाई, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, इसीलिए कहा गया ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, ये पोस्ट के बारे में था, रेडियोग्राफर की जो पोस्ट आई है इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया है, हेल्थ और DMER। ठीक है, ये रेडियोग्राफर की दो पोस्ट है, ये एकेडमिक के लिए है, ये DMER जो दिया गया है अलग से, ठीक है, ये किसके लिए है बताऊं आपको, ये एकेडमिक जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, या उसमें टीचिंग का भी कुछ ऐसा होता है, एजुकेशंस का भी कुछ रोल है, ठीक है, उनके लिए, उन रेडियोग्राफर्स के लिए ये वैकेंसी है। बाकी CSC PSC DH हॉस्पिटल जो होते हैं उसके लिए ये वाली वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि ये एजुकेशनल या टीचिंग से रिलेटेड है, और ये ठीक है नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स होते हैं DH CSC PSC उनके लिए है। ठीक है, ये दोनों का पे बैंड सेम होता है 6। उसके अलावा मैंने कहा कि इसमें जनरल में 34 दे रखी है, ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है। इनमें DMER के लिए, रेडियोग्राफर के लिए अलग अलग पोस्ट दे रखी है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखी है, जो भी पोस्ट होती है ये एक्स सर्विसमैन के दी गई ये पोस्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे मिलाकर टोटल जो पोस्ट है, मैंने कहा 99 तो ये और 32 ये। ठीक है, इस तरह से ये जो पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट जो दी गई है 131 पोस्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें ये वाली जो PWD वाली जो पोस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, PWD के लिए वो पोस्ट है, बाकी ये 131 पोस्ट है। ठीक है, अच्छा, दोनों का क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं कि ये दो तरह की ठीक है चीजें निकली है, दो तरह के डिपार्टमेंट्स में ये चीजें निकली है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है, उस क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो देखो 10+2 इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, BSc इन रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, या BSc होना चाहिए, या तो वो भाई 12वीं पास साइंस से तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रेडियोग्राफी में BSc होना चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए BSc रेडियोग्राफी, या कोई भी और कोई कोर्स है जो बैचलर डिग्री है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है या तो ये होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी थेरेपी टेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्रॉम द पंडित ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक। ठीक है, इस कॉलेज से ये जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, या तो क्वालिफिकेशंस। तीसरी क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती है, या तो ये हो, या फिर ये होगी। उसके अलावा मैंने कहा कि इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि 2 साल का तो डिप्लोमा होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, ऐसे 3 ईयर डिप्लोमा बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कहा कि 9 पोस्ट के लिए मैट्रिक साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि 10+2 होना चाहिए वो, ठीक है। उसके अलावा रेडियोग्राफर का कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। वो वही है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, ये रोहतक, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन से कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए लगभग क्वालिफिकेशन सेम होती है भाई, ठीक है। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। और इसके लिए ये पोस्टें दी गई है। उसके अलावा चलिए, तो मैंने कहा ग्रुप 3 में क्या देखने को मिला, कि मैंने कहा कि इसमें क्या-क्या वेटेज होने वाला है, जो पेपर के से रिलेटेड बात करते हैं अपन। तो मैंने कहा वही 70-30 का रेशियो होता है, 70% तो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएँगे और 30% जो होता है वो सारे अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं। मैंने कहा इस अदर सब्जेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, 30 में से भी 20 और 10 का लिया गया है, यानी कि 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस तो कंप्यूटर के होंगे, बाकी 20 क्वेश्चंस में आएगा जीके आएगा, ठीक है। उसमें हरियाणा की जीके स्पेशली आती है, ठीक है। उसमें क्या-क्या चीजें हैं, 20% मार्जिन मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री भाई। उसके अलावा करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविल्स, एनवायरमेंट और कल्चर्स, ये 20% मार्जिन रखता है भाई। उसके अलावा देखना है कि कंप्यूटर में ये टॉपिक्स है, मैंने कहा कौन-कौन से, मैंने कहा फंडामेंटल्स, वर्ड्स, एक्सेल्स, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, ठीक है, डाउनलोड, अपलोडिंग डेटाज ऑन वेबसाइट्स, ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मैंने कहा ये 10% मार्जिन ये कंप्यूटर का रखता है, 20% मार्जिन जो होता है ये जीके, रीजनिंग, एनवायरमेंट, ठीक है, सिविल्स और कल्चर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब के हैं, ठीक है। बाकी जो मेन वेटेज जो रहता है वो आपके सब्जेक्ट का रहता है, जो 70% है, ठीक है। इस पर फोकस करना है भाई, 70% पर जो है, ठीक है। बाकी ये तो सारी चीजें सब लोग ही पढ़ते हैं इसको तो, ठीक है। बात करते हैं 70% जो आपका वेटेज है उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है। मैंने कहा कि एना फिजियो जो होता है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। एना फिजियो की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या, एना फिजियो में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो मैंने कहा एना फिजियो में सेल पूछी जाएगी, सेल और ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स में से आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ठीक है। इसमें सारी चीजें दी गई है, इसके टॉपिक्स वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में। उसके अलावा मैंने कहा मस्कुलर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम में किन चीजों के बारे में पूछा जाता है, ब्रेन्स और इसके पार्ट्स के बारे में, इसके क्या फंक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्पाइनल कोड और नर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ईयर, नोज और थ्रोट, आई यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपके इसके सिलेबस में है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके हार्मोन, उनके फंक्शंस, इसमें दिया गया है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, सुप्रारेनल ग्लैंड्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी और थाइमस, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं बात करता हूं हीमोपोइटिक और लिम्फेटिक सिस्टम्स में क्या चीजें आती है। मैंने कहा लिम्फेटिक सिस्टम और हीमोपोइटिक जो चीजें होती है, ठीक है, यानी कि बोन मेरो वगैरह, इसके बारे में पूछा जाता है बच्चों, बोन मेरो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बोन मेरो और स्प्लीन और इनसे पूछ, ठीक है, टॉन्सिल्स वगैरह, बोन मेरो, टॉन्सिल, स्प्लीन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी, ये सारी चीज जो टॉपिक्स है ये एनाफ्यूजियो के टॉपिक्स है बच्चों। उसके अलावा रेडिएशन फिजिक्स की अगर बात करें तो अच्छा, इनका जो वेटेज है वो चेंज हो सकता है। मैंने कहा 70% तो आता है, लेकिन 70% में काफी सारी चीजें हैं, मैंने कहा काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के। उसमें फिजिक्स है, एनाफिजियो है, ठीक है, रेडियोग्राफी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है और काफी सारे और अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स है, ठीक है। उनका वेटेज चेंज हो सकता है किसी चीज में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो इनमें से, ठीक है। मैंने कहा यानी कि रेडियोलॉजिकल जो फिजिक्स है उसमें से क्या क्या चीजें आती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में मैंने कहा कि पावर, वर्क, एनर्जी, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, और इनके यूनिट्स के बारे में, इनके मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, आइंस्टीन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, आयनाइजेशंस और एक्साइटेशंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे प्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज और एक्सरे ट्यूब, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे सर्किट, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि रेडिएशन मेजरमेंट्स, इसके कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट्स। टीएलडी क्या होता है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। टीएलडी और पॉकेट डोजीमीटर होता है, रेडिएशन सर्वे मीटर होता है और रेडिएशन जोन मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं एक्सरे मशीन एसेसरीज और उसके मेंटेनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या टॉपिक्स है, मैंने कहा कि इसमें एक्सरे मशीन में एनोड कैथोड क्या होता है, एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड इसमें कुछ चीजें आती है कि मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोआयनिक डायोड्स होते हैं, थर्मोआयनिक इमिशंस होता है, हील इफेक्ट क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, एनोड एंगल क्या होता है, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अफेक्टिंग फैक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक्सरे ट्यूब को ही बोलते हैं भाई, एक्सरे सर्किट्स, ठीक है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज और कंट्रोल ऑफ केवी सर्किट, एमए सर्किट, एक्सरे बीम क्वालिटी, ठीक है, क्या होती है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं ये वाले जो टॉपिक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सरे फिल्म और इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होती है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक्स से कैसेट्स के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन, फिल्म का कंस्ट्रक्शन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी लेयर्स, फैक्टर, इसके टाइप्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा कि एक्सरे फिल्म के टाइप, इसका कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, ड्राई और वेट प्रोसेसिंग होता है, डेवलपर, फिक्सर और रेंजिंग सॉल्यूशंस, इसका मैनुअल प्रोसेसिंग क्या होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, इसके टाइप और मेंटेनेंस, ठीक है, डे लाइट सिस्टम एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोसेसिंग फॉल्ट्स या फिर मैं कह सकता हूं एरर्स, एरर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्लॉसी प्रिंट्स और पेपर प्रिंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट क्वालिटी इमेज किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फ्लोरोसेंस क्या होता है उसका, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, इसके कैसेट का टाइप और अनशार्पनेस क्या होता है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं क्लिनिकल रेडियोग्राफी की, पोजिशनिंग की मैं बात करता हूं, पोजिशनिंग में या क्लिनिकल रेडियोग्राफी को बोल सकते हैं इसको। रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, एक्सरे मशीन, ट्रांसफॉर्मर, एक्सरे यूनिट, फ्लोरोस्कोपी, ग्रिड, फिल्टर और पोजिशनिंग रेडियोग्राफी में, ठीक है। ये तो हालांकि ये पार्ट जो है वो किसका है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड है, फिल्टर से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन पोजिशनिंग की अगर एक्चुअल में स्टार्ट यहां से होती है, तो मैंने कहा कि पोजिशनिंग में काफी अलग अलग तरह के बॉडी के व्यूज होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि मैंने कहा कि इसमें क्या क्या चीज दी गई है, रेडियोग्राफिक व्यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, मैंने कहा चेस्ट के अलग अलग तरह के व्यू होते हैं, उनके एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, उनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चेस्ट के, एब्डोमेन के, अपर लिम्ब के, सर्वाइकल, थोरेसिक स्पाइन के, लंबर स्पाइन, सैक्रम यानी कि स्पाइन के एक्सरेज होते हैं, ठीक है। मैंने कहा स्टर्नम, रिब्स के एक्सरेज होते हैं, स्कल के काफी सारे एक्सरेज पूछे जाते हैं भाई, स्कल के, ठीक है। उसके अलावा क्रेनियल क्रेनियल बोन, फेशियल बोन या पीएनएस, पीएनएस के व्यूज से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेस्टोइड्स, ठीक है, टेम्पोरल बोन्स, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब्स के अलावा यानी कि बॉडी के, ठीक है, कुछ स्पेशल रेडियोग्राफी की पूछी जाती है, गाल ब्लेडर और बाइलरी डक्ट, ठीक है,
गाल ब्लैडर बाइलरी डक्ट के कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती है, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका, रेडियोग्राफी या पोजिशनिंग से। उसके अलावा मैं बात कर सकता हूं, ठीक है, इमेजिंग से, यानी कि मॉडर्न इमेजिंग मॉड्यूलिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3-4 चीजें ही ज्यादा आती है। मैंने कहा इसमें सीआर आता है, ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी इसका प्रिंसिपल, इक्विपमेंट और इमेजिंग। ठीक है, डिजिटल रेडियोग्राफी में इसका प्रिंसिपल, इक्विपमेंट और इमेजिंग। ठीक है, मेमोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, मेमोग्राफी का इक्विजिशंस क्या होगा, इक्विपमेंट्स और इसके प्रिंसिपल। फिर मैं बात कर रहा हूं सीटी से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसका बेसिक फिजिक्स या टोमोग्राफी का बेसिक फिजिक्स क्या होता है, इसके प्लेन की स्टडी के बारे में पूछा जाता है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी अलग अलग होती है, इसकी स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, उससे चीजें आती है। मैंने कहा एमआरआई की मैं बात करूं, एमआरआई के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसके इमेजिंग मेथड्स में स्लाइस सिलेक्शन, प्लेन और कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में पूछा जाता है एमआरआई की। ठीक है भाई, इमेज कॉन्ट्रास्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूं यूएसजी से रिलेटेड। तो मैंने कहा सीटी, एमआरआई और यूएसजी और सीआर और डायरेक्ट रेडियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेमोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यूएसजी में बेसिक अकॉस्टिक्स, अल्ट्रासाउंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, और मैंने कहा कि इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद मैटर के इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी जो बेसिक फिजिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के डिस्प्ले मोड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, उन मोड्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है भाई, ये मॉडर्न इमेजिंग से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी काफी अलग अलग मॉड्यूलिटीज होती है, लेकिन ये जो पेपर होगा, ठीक है, रेडियोग्राफर जो हरियाणा में ये पेपर होगा, इससे रिलेटेड यही टॉपिक्स है। उसके बाद मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट और स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें स्पेशल में बेरियम स्वेलो, बेरियम स्टडीज पूछी जाती है भाई, बेरियम स्टडी। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के होते हैं, बेरियम स्वेलो होता है, मील होता है, इनिमा होता है। ठीक है, सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी चलती है इसमें। एंटोकोलाइटिस होता है। ठीक है, पीटीबीडी, साइनोग्राम, फिस्टुलोग्राम क्या होता है, आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, एंटीग्रेट यूरोग्राफी, मिचुरेट सिस्टोयूरोग्राफी, हिस्टोरासाल्पिंगोग्राफी क्या होती है, साइनोग्राम क्या होता है, साइलोग्राम। ठीक है, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। फिर मैंने कहा कि फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसिफायर, आईआईटीवी के बारे में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर, फ्लोरोस्कोपी। फिर मैंने कहा कि टोमोग्राफी जो बेसिक्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस होते हैं कि टोमोग्राफी के क्या बेसिक्स होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इन रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इन रेडियोलॉजी। ठीक है, एज पर एनएबीएच, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, रेडिएशन डोज, इफेक्ट ऑफ टाइम, डिस्टेंस शिल्डिंग, टाइम डिस्टेंस और शिल्डिंग। ठीक है, तो ये अलारा प्रिंसिपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनल एंड एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेज होती है, पर्सनल डिवाइस, एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में आपने को बताया गया है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लानिंग ऑफ एक्सरे रूम्स, ठीक है, प्लानिंग ऑफ एक्सरे रूम और डार्क रूम, इवोल्यूशन ऑफ वर्कलोड वर्सेज रेडिएशन फैक्टर्स। ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में, मतलब ठीक है, आईआरसीपी, एईआरबी रिकमेंडेशंस होती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं भाई। उसके अलावा ये इसमें चीज कही गई है, अपन ने काफी सारे चीजों के बारे में देखा, अपन ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक्स देखे, तो इन टॉपिक्स का मार्जिन 70% अपने को पता है सिलेबस से आएगा, लेकिन 70 में से ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन से इतना पूछा जाएगा, इससे इतना, ये चेंज हो सकते हैं, किसी पोर्शन से हो सकता है फिजिक्स से ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार पेपर टफ बनाने के लिए। ठीक है, जो एडवांटेज जो मॉडर्न इमेजिंग होती है, उन मॉडर्न इमेजिंग से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अगर और भी टफ बनाना होता है, मॉडर्न इमेजिंग सीटी, एमआरआई और इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है the weightage as mentioned against the syllabus is tentative और may vary, यानी कि चेंज कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, ये चेंज कर सकते हैं इसको,
बाकी ये है कि ये सिलेबस का पैटर्न कुछ इस तरह से रहने वाला है बच्चों, ठीक है। ये जो पैटर्न है इस तरह से है। तो ये था किसका, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शंस का जो ये है, ठीक है। ये नोटिफिकेशंस आया है और इस नोटिफिकेशंस का आपको जो इसका एग्जाम जो एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव है, कुछ 1-2 महीने में इसके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। हालाँकि इसमें लैब का भी कुछ डालेंगे, उसके बाद में सबका एक साथ होगा हालाँकि, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 9 से 23 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों। तो आज के बारे में यही था कि ये सारी स्टाफ सिलेक्शंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यही था आज के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।